अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है तो वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है तो वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन उसने ये पौधा पहले कभी नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो दाना उठाता है और तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे सोता देख मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया को बहुत शांति मिलती है। और फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजे कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? गुड्डू को भी तो चाहिए कि वो दाना घर लाए। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो वो आपके लिए तो लाया करे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने भी जुबान खोल दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। ऐसे ही गुड्डू भी आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपनी भाई की बात, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं, मैं क्या क्या काम करूँ। अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसे फजूल बातें कर रहे हो। अगर हमने इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम अपना दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम हमें भूखा मर जाने दो। ऐसे दिल दुखाने वाली क्या बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का बड़ा बेटा उड़ जाता है। फिर छोटा बेटा भी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने के लिए, शायद कोई कमी रह गई। तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई ना छोड़ी थी। पापा चिड़िया और मामा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने के लिए न धूप देखी, न छाँव, न गर्मी, न सर्दी, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छा दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आकर रहो और पापा गुड्डू के साथ रह लेगा।
वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ। दोनों को वहाँ रखना मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात आपके पापा से। फिर रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में? मेरी खातिर आप मान जाएं। भले हम एक दूसरे से दूर ही रहें, मगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ ही है ना। ऐसे बाबा चिड़िया मान जाता है और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है। और फिर रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। गुड्डू जब शाम को घर लौटता है तो अपनी माँ को ना देखकर अपने पापा से पूछता है, पापा, मम्मा कहाँ है? बाबा चिड़िया सारी बात बताता है। क्या सारे फैसले बड़ा भैया ही करेगा? मुझे भी हक है, मेरी जिंदगी है, मैं भी जीना चाहता हूँ। और वो अपने बड़े भाई की तरफ चल देता है। मम्मा, मैं बाबा के साथ नहीं रह सकता और आप बड़े भैया के पास आ गई हो। बेटा, आप दोनों बहुत मजबूर हो गए हो, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। गुड्डू, तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ और अपना घर भी खुद ही बना लूँगा। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाबा चिड़िया घर में बैठा इस वीरान घर को देख रहा था और वो सोच रहा था कि कभी इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो काफी समय तक सोचता रहता है अपने परिवार और घर के बारे में और फिर हिम्मत करके अपने बड़े बेटे के घर की तरफ जाता है। रानो का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सोए हुए थे, लेकिन मम्मा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है तो रोने लग जाती है। मुझे पता था आप आ जाएंगे, मैं ऐसी जिंदगी से मरना ही बेहतर समझूंगी। हमारे पर कमजोर जरूर है, मगर हम हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थी, अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़िया और मम्मा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। काम वाली, तेरी मम्मा काम वाली। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा काम करती हैं, तुम्हारी मम्मा की तरह चोरियां तो नहीं करती। मेहनत करना कौन सा कोई पाप है। सारा दिन तेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। गरीब है गरीब, तेरी मम्मा गरीब है। जग्गू कौवा हमेशा गुड्डू को ऐसा कहकर छेड़ा करता था। गुड्डू घर जाकर रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या आज फिर आपको किसी ने छेड़ा है? हाँ मम्मा, वो जग्गू है ना, वो जग्गू मुझे काम वाली का बेटा कहकर छेड़ रहा था। गुड्डू बेटा, ऐसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ पिज्जा खा रहा था। जब गुड्डू वहाँ से गुजरता है तो जग्गू कौवा गुड्डू को आवाज लगाता है, गुड्डू मेरे पास आओ। गुड्डू जग्गू की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। गुड्डू देखो मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? तुम तो एक काम वाली के बेटे हो। गरीब पक्षी ऐसी चीजें नहीं खाते। मम्मा ने कहा है तुम जैसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देना। आज मैं तुम्हारी किसी बात पर भी नहीं रोऊंगा। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना। आज हम दूसरे जंगल एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मम्मा पापा, चोरी अच्छे से करना। अगर आप चोरी करोगे तभी मैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर खा सकूंगा। मेरा जग्गू बहुत समझदार हो गया है। फिर वो दोनों कौवे चोरी करने चले जाते हैं, मगर गुफा में रहने वाले उल्लू उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने चाकुओं से उन दोनों को मार देते हैं।
दूसरे दिन कबूतर कौवा और कवि को गुफा के पास मरा हुआ देखता है तो वो जग्गू के पास आता है। जग्गू बेटा, तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए पकड़े गए और उल्लुओं ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा आप तो मर गए, लेकिन अब मुझे कौन पालेगा, कौन मेरी बात सुनेगा और कौन चोर के बेटे को खाना देगा। शाम तक जग्गू कौवा घर में ही बैठा रहता है और फिर उसे भूख लगती है और वो मिट्ठू तोते की तरफ जाता है। मिट्ठू अंकल, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चाचा बुरे कौवे, तू बुरा है, तू हमेशा मेरे बेटे से लड़ाई करता है और तेरी मम्मा और पापा भी चोर थे। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है और बुलबुल भी जग्गू को देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है और फिर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। तब वहाँ चिड़िया का बेटा गुड्डू आ जाता है। जग्गू, तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए मारे गए, मुझे बहुत दुख हुआ। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मामा तुम्हारा पालन पोषण करेगी। गुड्डू, मैंने तो हमेशा तुमसे लड़ाई की, क्या तुम्हारी मम्मा मान जाएगी? और क्या तुम मुझे घर ले जाकर मारोगे तो नहीं? मुझे मम्मा ने ही भेजा है। फिर गुड्डू जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। फिर गुड्डू की मम्मा जग्गू को खाना देती है। जग्गू बेटा, आपने देख लिया कि एक चोर का अंत क्या होता है। चोरी के पैसों से बर्गर पिज्जा खाने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई से पकोड़े खा लें। आंटी, मुझे सब पता चल गया है, मुझे माफ कर दे। गुड्डू, तुम भी मुझे माफ कर दो। फिर गुड्डू जग्गू को गले लगा लेता है। जग्गू दोस्त, आज के बाद जो मैं खाऊंगा तुम भी मेरे साथ खाओगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक नंबर की आलसी, एक नंबर की चोरनी और एक नंबर की झगड़ालू थी वो गोरी कवि। वो हर किसी से लड़ाई करती थी। एक दिन रानू चिड़िया पेड़ से सूखी लकड़ियाँ काट रही थी और फिर वहाँ गोरी कवि आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ तो मेरी हैं। ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था, क्या हुआ अगर सूख गया? मगर ये है तो हमारा ही। लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या लड़ना चाहती हो मुझसे छोटी सी चिड़िया? एक लगाऊंगी, भाग जाओ यहाँ से। और फिर गोरी कवि लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया गोरी का मुंह ही देखती रह जाती है। गोरी, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो, वो भी इतनी जल्दी? काटी थी उस छोटी चिड़िया ने और मैं उससे छीन लाई हूँ। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गोरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कवि वहाँ चली जाती है। मिट्ठू, क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा मिट्ठू, अगर तुम्हारी ऐनक उतार दे तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गोरी कवि पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है, जो पेड़ से नीचे गिर जाती है और गोरी कवि मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। अब मैं तो चली, उड़ने की कोशिश न करना वरना टांगे तुड़वा लोगी तुम अपनी। फिर गोरी कवि वहाँ से भागती है। दुष्ट दुष्ट कवि, रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस दो, मुझे मेरा अमरूद वापस करो। जंगल में कोई पक्षी भी ऐसा ना था जो गोरी कवि से पिटा ना हो। वो तो कई बार अपने पति को भी पीट देती थी। गोरी, आज घर की सफाई कर लो। सफाई? सफाई करती है मेरी चूती, मुझसे ये काम नहीं होते। गोरी, सब मम्मा पक्षी ये काम करती है, मगर तुमने कभी भी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बू आ रही है घर से। एक बार कहा ना कि सफाई तुम करोगे।
तुम करोगी। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गोरी कभी झाड़ू से कालू कौवे को मारने लगती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। गोरी कभी जा रही थी, उसे भूख लगी हुई थी। वो देखती है कि कबूतर एक पुराने कुएं के पास बैठा दाना खा रहा है। गोरी कभी वहाँ चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा। चल चल भाग यहाँ से। मगर गोरी कभी इतनी आसानी से दाना कहाँ छोड़ने वाली थी। वो कबूतर से दाना छीनने लगती है। दोनों की लड़ाई में गोरी कभी का पाँव फिसलता है और गोरी कभी सीधा कुएं में गिर जाती है। खाओ, अब यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी कभी कुएं में बैठकर रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ उसे बाहर निकाल लो, वरना मर जाएगी वो वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। रानो चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। उसे किसी पक्षी की आवाज़ कुएं में से आती है। रानो चिड़िया वहाँ जाकर देखती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ। गोरी, याद करो, वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना? मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर ले गई थी तुम। अब मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता वहाँ आता है। मिट्ठू, मिट्ठू मेरे भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा सारा भोजन खा जाओ। बुरी कभी, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। गोरी कभी इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर रखी थी। वो बैठी रोती रहती है। फिर रात गए चिड़िया और कबूतर वहाँ आते हैं। उनके पास एक रस्सी थी। गोरी, आवाज सुनकर गोरी कभी फौरन से बोलती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तुम वादा करो कि तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार बचा लो मेरे दोस्तों। फिर रानो चिड़िया और कबूतर को गोरी कभी पर दया आ जाती है। वो कुएं में रस्सी फेंककर गोरी कभी को बाहर निकालते हैं। गोरी कभी कुएं से निकलते ही भाग जाती है। शायद वो अब सुधर जाए, क्योंकि उसे सजा मिल गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कभी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गोरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गोरी कभी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा, सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी कभी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गोरी कभी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गोरी कभी के पास जाता है। गोरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है, क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो, मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो।
इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गोरी कवि वहीं थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतरों और मारो इस मोटे चूंच वाले को। कल इसने मुझे अपना अमरूद भी नहीं दिया था। रोता हुआ मिट्ठू रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा है, मुझे उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने मारा है। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कवि बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गोरी कवि बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गोरी कवि के पास जाती है। गोरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानो चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो। क्या हुआ बुलबुल बहन? ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गोरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गोरी कवि है जो सबको लड़ा रही है। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी कवि, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कवि जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानो चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कवि की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कवि चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कवि को मारने लगती है। छोड़ो चील, मुझे इस अंडे का चिड़िया ने बताया था। पीछे से रानो चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ! चील जी, इसे और मारो। एक तो चोरी, ऊपर से इतना बड़ा झूठ। झूठी काली कवि, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो चील गोरी कवि को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है। फिर गोरी कवि किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो तो भागते हुए दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कवि सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बना कर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कवि से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति,
माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर न निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर ले जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा चोरियां करते थे। वो एक नंबर के चोर थे। जग्गू कौवा अभी छोटा था। वो अपने माता पिता को चोरियां करते तो देखता था, मगर कभी उसने चोरी नहीं की थी। जग्गू, मेरे बेटे, घर पर ही रहना, हम पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी है? मैं बताता हूँ जग्गू, आज हम चील के घर जा रहे हैं। सुना है चील ने अपने घर में बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है। फिर रात के अंधेरे में कालू और गोरी चील के घर चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। रात अंधेरी थी। वो तेजी से उड़ते हुए चील के घर जाते हैं। चील अपने घोंसले में सोई हुई थी। गोरी और कालू खिड़की के रास्ते चील के घर जाते हैं और आहिस्ता से वो संदूक को खोलते हैं। गोरी को पता ही नहीं चलता, उसके पंख से एक गिलास नीचे गिर जाता है। शोर सुनकर चील जाग जाती है। चोर, चोर, मेरे घर में चोर घुस आए।
गोरी भाग, भाग गोरी भाग। गोरी और कालू कौवा वहाँ से भागते हैं, परंतु चील उन्हें दबोच लेती है और उसे मार मार कर वहीं जान से मार देती है। ऐसे जग्गू के माता पिता वहीं मर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैंने कई बार तुम्हारे माता पिता को चोरियां करने से मना किया था, मगर वही हुआ जिसका डर था। अंकल कबूतर, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए हैं? बेटा, चील ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू कौवा रोने लग जाता है। कुछ दिन जग्गू कौवा अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा और चोरी कभी नहीं करेगा। जब एक दिन जग्गू कौवे को भूख बहुत सताती है तो वो अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। जग्गू कौवा सीधा उस घर की ओर चला जाता है। वो बाहर छुपकर आवाजें सुनता है। हरियाली, मुझे लगा कि बाहर कोई है। जाओ और तुम बाहर जाकर देखो। मिट्ठू की पत्नी बाहर आती है। जग्गू कौवा उसके सामने खड़ा हुआ था, मगर हरियाली कहती है, मिट्ठू जी, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद बिल्ली होगी। फिर हरियाली घर के अंदर चली जाती है। मैं तो आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब है आंटी तोती आँखों से नहीं देख सकती। हरियाली, कहाँ हो तुम? मिट्ठू जी, मैं यही हूँ, आपके पास। हरियाली, अगर आज हमारा बबलू हमारे पास होता तो हमें किसी चीज की कमी ना होती। हाँ मिट्ठू जी, उस रात हमारा बबलू हमसे बिछड़ गया। तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हरियाली, हमारे पास सब कुछ है, मगर हम दोनों अंधे हैं। हमारा कोई भी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये दोनों अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो मैं इनका सारा माल चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या तोता। फिर जग्गू कौवा उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? माँ, मैं लौट आया, मैं बबलू हूँ। हरियाली, हमारा बबलू लौट आया। हरियाली, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोलकर जग्गू को अपने गले से लगा लेती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था एक दिन तुम लौट आओगे। बबलू बेटे, जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। कुछ दिन मैं वहीं रहा, फिर ढूंढता मैं घर लौट आया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटे, भोजन खाओ और अब से कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही तो हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से है। जग्गू कौवा भोजन खा लेता है और हरियाली तोती जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में लिटा लेती है। वो सब सो जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की और हमेशा बुरे काम किए। इसी काम में हम दोनों मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा पाई। मगर मेरे बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना। मैं नहीं चाहती कि जैसे हम मरे आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। फिर अचानक जग्गू कौवे की आँख खुल जाती है। जग्गू कौवा रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूँगा और कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर जग्गू कौवा जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है। वो तोता और तोती को सारी बात बता देता है। जग्गू बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, आपको देख नहीं सकते। हमें आप में से अपने बेटे बबलू की ही खुशबू आती है, ना तुम्हारा कोई, ना हमारा कोई।
आप कभी भी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे जग्गू नहीं बल्कि बबलू ही कहेंगी। फिर वो सब खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। गौरी कभी चिड़िया की दोस्त तो थी, मगर हर समय वो चिड़िया को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहती थी। आज उन्हें एक मीठा फल मिला था। चिड़िया बहुत खुश थी। गौरी बहन, आज कई दिनों बाद मीठा फल मिला है, आज तो मजा ही आ जाएगा। परंतु गौरी कभी वो फल अकेली ही खाना चाहती थी, इसलिए वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या करूं? मुझसे तो और उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं थक गई हूँ। मैं पहले पानी पीकर ही ये फल खाऊंगी। तो फिर पहले आप जाकर नदी से पानी पी आओ। चिड़िया, वही तो कह रही हूँ कि मैं थक गई हूँ और नदी तक नहीं जा सकती। तुम ही जाकर मुझे पानी ला दो, फिर हम दोनों मिलकर ये फल खाएंगी। ठीक है गौरी बहन, तुम यही फल के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। रानू चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चली गई, छोटी चिड़िया चली गई। अब मैं जल्दी से ये मीठा फल खा लेती हूँ। फिर गौरी कभी वो फल खा लेती है। गौरी कभी वो फल खाकर अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। जब रानू चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो फल था और ना ही गौरी कभी, मगर वहाँ कुछ छिलके पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर चिड़िया समझ जाती है कि वो मीठा फल गौरी कभी खा गई है। काली कवि, वो मुझे फिर से धोखा दे गई। वो अकेली ही मीठा फल खा गई। अब तो मैं उसे मजा चिखाऊंगी। फिर रानू चिड़िया गौरी कभी के घर जाती है। गौरी कभी घोंसले में सोई हुई थी। उठो काली कवि, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम वो मीठा फल क्यों खा गई? चिड़िया बहन, जैसे ही तुम गई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे और साथ में दर्द भी शुरू हो गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो फल खा लिया। तो फिर क्या हुआ गौरी कवि? मैं तो बस पूछने ही आई थी। अब कल मिलेंगे। रानू चिड़िया कभी से लड़े बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इस बार रानू चिड़िया गौरी कभी को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरे दिन रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और वो मिठू से 2 लाल मिर्ची लेती है। चिड़िया बहन, ये मिर्ची बहुत कड़वी है, जो भी खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा। मिठू भैया, यही तो मैं चाहती हूँ कि वो काली कवि हमेशा याद रखे कि किसी को धोखा नहीं देते। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ, मुझे कबूतर भैया से मीठा आम लेना है। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास उसके बागीचे में जाती है और वो कबूतर से एक आम ले लेती है। कबूतर भैया, अब मैं उस काली कवि के साथ कभी भी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। कल भी उसने मुझे हर बार की तरह धोखा दिया है। चिड़िया बहन, इस आम में दोनों मिर्ची डालकर देना, फिर देखना उसे पता चलेगा। फिर रानू चिड़िया उस आम में एक सुराख करके वो लाल मिर्ची उसमें डाल देती है और वो आम लेकर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि तो रास्ते में ही बैठी हुई थी। गौरी बहन, मैं आ गई हूँ। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लाई हूँ। क्या मेरे लिए? चिड़िया, तुम नहीं खाओगी ये मीठा आम? मैंने 2 आम खाए हैं, तुम ये आम खा लो। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। गौरी बहन, तुम भी बहुत अच्छी हो। अब जल्दी से ये आम खा लो। फिर जैसे ही गौरी कवि वो आम खाती है तो वो नाचने लगती है। हाय, मैं मर गई चिड़िया। ये आम तो बहुत कड़वा है। गौरी, मीठा फल भी तो तुमने खाया था, अब कड़वा फल खाने का बहुत मजा आया होगा तुम्हें। फिर रानू चिड़िया हंसने लगती है। गौरी कभी रोती हुई मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। उस छोटी चिड़िया ने मुझे लाल मिर्ची खिलाई है। गौरी, ये लो, अब तुम शक्कर खा लो। फिर गौरी कभी मिठू से शक्कर लेकर खा लेती है। शक्कर खाकर गौरी कभी और भी उछलने लगती है, क्योंकि मिठू ने शक्कर में भी मिर्ची मिलाई हुई थी। मर गई मोटी चोंच वाले, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा,
और तुम जो हर रोज चिड़िया के साथ करती हो वो अच्छा है। फिर गौरी कभी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो नदी पर जाकर चोंच धोने लगती है और जी भरकर पानी पीती है। अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ये पक्षी तो मेरे भी बाप निकले। चिड़िया, तोता और कबूतर गौरी कभी को देखकर हंस रहे थे।